रिच डैड पुअर डैड अध्याय 1। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार इनके दो डैडी थे, एक अमीर थे एक गरीब थे। एक उनके रियल डैडी थे और एक उनके फ्रेंड के डैडी थे, जिनको कि वो अपने डैडी जैसा ही मानते थे। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे किया। वो मेरे दूसरे डैडी सिर्फ 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे, दोनों ने ही ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करी थी, दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान रहा, दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मर गया। मेरे दोनों डैडी के इरादे पक्के थे, चमत्कारी थे, प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूंकि सलाह देने वाले 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेना या ना मानने की बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था, फिर खुद के लिए फैसले किया करता था। समस्या यह थी कि अब मेरे अमीर डैडी और अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे पैसों की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैंने दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक से बात नहीं करते थे, उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। खासकर पैसे के मामले में मैंने काफ़ी लंबे समय तक यह सोचा कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह से सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह से सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता था, बुड्ढे को यह नहीं पता यह वह क्या कर रहा है। चूँकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ता था। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच रखता तो यह मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते हैं और जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो, हो सकता है बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले। फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसके सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणताओं पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए क्यों संघर्ष करते रहते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियाँ अपनाते हैं। और मजे की बात यह है कि वो धन के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ, तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवार पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसा खत्म हो जाएगा? किस तरह देश की तरक्की कर पाएगा? अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाए, जिनमें से ज़्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे,
चूँकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है, दूसरा प्रश्नवाचक है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका मतलब यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसको आप खरीद लें। वे लगभग दीवानगी के हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनका ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। यह जितना तेज होता है मैं उसकी मदद से उतनी ही ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। हम लोग भी बस जॉब जाते हैं, जॉब करते हैं, जॉब से आते हैं और उसके बाद दैट्स इट। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते गए और जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। इससे इस तरह से समझे कि एक वक्त हर रोज़ कसरत करता है के लिए जिम जाता है और जबकि दूसरा वक्त अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाते हैं, दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों को नुकसान होता है। और एक संस्कृत का श्लोक भी है, आलस्यस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को विद्या कहाँ और जिसको विद्या नहीं उसको धन कहाँ। जिसके पास धन नहीं उसको मित्र नहीं, जिसके पास मित्र नहीं उसको सुख नहीं। मेरे डैडी दोनों डैडियों की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, और उन लोगों को इनाम देता है जो कंजप्शन करते हैं, जो प्रोडक्शन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे अपने बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस की बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसों की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था कि मेरा घर मेरी लायबिलिटी है, मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा असेट है, निवेश है, तो आप गलत हैं जब तक कि उससे इनकम नहीं आती है। असेट मतलब जिससे हमारी जेब में पैसे हैं और लायबिलिटी मतलब हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं। अगर आप उस घर को रेंट पे देते हैं और वहाँ से इनकम आती है तो वो एक असेट हो जाता है, नहीं तो आपको हाउस टैक्स भरना पड़ता है, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब आपका फिर लायबिलिटी हो जाती है। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिरी में। वो सबसे पहले खुद को पे करते थे। हमें सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए, फिर बाद में बिल पे करना चाहिए, दूसरों को पे करना चाहिए। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजना, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था और मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा
या अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहते हैं, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया और इसलिए बदले में मुझे ये लाभ मिलना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहते थे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहते थे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए एक अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखे जाएं जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई है। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे कि गरीब होना और पैसे ना होने में फ़र्क है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है जबकि गरीबी अस्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह कहते थे मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके, फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके, फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वो कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचारों और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान था कि मैं किस तरह की विचारधारा माइंडसेट अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं, पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह से काम करता है, यह जान लूं कि अपने लिए पैसे से किस तरह से काम करवाया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। ठीक है ना? आप भी ये सब दोहराइए। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सारी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, परंतु द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज़ करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 राहें बढ़ती थी और अफसोस कि मुझे एक को ही चुनना था और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा देर तक, यह देखते हुए कि यह राह कहाँ जाती है। झुरमुटों के मुड़ने से पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर, शायद बेहतर ही, क्योंकि वहाँ ज़्यादा घास थी, क्योंकि वहाँ पे कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं, मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा कि नहीं। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में 2 राहें बढ़ती थी और मैंने सबसे कम चली हुई राह को चुना। और इसी बात से सारा फर्क पड़ता है। हमें भीड़ चाल में नहीं चलना है, चूहा दौड़ में नहीं दौड़ना है, अपनी राह खुद बनानी है। मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी साइड हसल अपना क्रिएट करिए समथिंग। थैंक यू।
बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नज़रियों को ना सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी को दिशा तय कर दी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, जब तक कि मेरी उम्र 39 ईयर की नहीं हो गई, और उसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया कि मैं वह सब समझ चुका हूँ जो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा कम है, और इस पर मैं एक अलग से सीरीज़ चालू करूँगा। पैसा तो आता है और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर देते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो जाती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ से कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था। इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए वे बहुत आसान थे, और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है, और इसे उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने उन्हें मेरे लिए आसान बनाया है। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए। ऐसे मार्गदर्शक जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। थैंक यू। अध्याय 1 खत्म होता है। अब मिलते हैं अध्याय 2 में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। मेरा मिशन ये है कि मैं अपनी खुद की और साथ में कम से कम 10,000 लोगों की एक अच्छी सी लाइफ चेंज कर सकूं इन नेक्स्ट 3 years एट लीस्ट। थैंक यू सो मच।